नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल शानू सर ट्यूटोरियल्स में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि हमारी जो प्लेलिस्ट चल रही है जिसका नाम है PHP एंड माइस्क्यूएल ट्यूटोरियल। दोस्तों, इस प्लेलिस्ट के अंदर हमने जो लास्ट वीडियो बनाया था वो वीडियो था हमारा रजिस्ट्रेशन पेज डाटाबेस में कैसे इंसर्ट करते हैं विथ मल्टीपल हॉबी। और उसके बाद जो मैंने एक और वीडियो सेपरेट बना के आपको बताया था कि उस वीडियो के अंदर केवल मैंने क्या बताया था कि मल्टीपल चेकबॉक्स की वैल्यू को हम डाटाबेस में कैसे इंसर्ट करते हैं। ठीक है, तो ये ऑलमोस्ट दोनों रजिस्ट्रेशन फॉर्म से रिलेटेड है। आज हम चाहते हैं कि यार हमारे पास जो भी डेटाबेस में रिकॉर्ड है, हमारे पास जो डेटाबेस है, जैसा कि आप देख रहे हो रजिस्ट्रेशन टेबल जो है उसका जितना भी रिकॉर्ड है, जितने भी यूज़र है, 5 यूज़र है हमारे पास, इन 5 यूज़र्स को मुझे मेरा ब्राउज़र पे शो करना है, फ्रंट एंड पे शो करना है। और दोस्तों, ऐसा अपन क्यों करते हैं? जैसे कि आप कोई भी क्लाइंट को अगर आप प्रोजेक्ट वगैरह बना के देते हो तो उसको प्रोजेक्ट के बारे में सारी अंडरस्टैंडिंग तो होती है, बट वो चाहता है कि यार वो उसके प्रोडक्ट जो है, उस पर्टिकुलर क्लाइंट के जो प्रोडक्ट हैं वो डाटाबेस में स्टोर्ड है। अब हर कोई यूज़र अगर प्रोडक्ट को देखना चाहता है तो वो डाटाबेस की किसी को परमिशन नहीं देगा। मतलब वो हर यूज़र को डाटाबेस की परमिशन नहीं देगा। वो क्या करेगा, वो बोलेगा कि यार आप मेरी वेबसाइट पे जाओ, वहाँ पे आप प्रोडक्ट को प्रेस करो तो आपको सारे के सारे प्रोडक्ट वहाँ पे क्या हो जाएंगे, शो हो जाएंगे। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है वो यही है कि डाटाबेस में जो रिकॉर्ड है उसको हमको सिलेक्ट करके लेके आना है और उसको हमको हमारा जो फ्रंट एंड है वहाँ पे क्या करना है, हमको उसको शो करना है, ब्राउज़र पे शो करना है। ठीक है, क्योंकि डाटाबेस की परमिशन हर यूज़र्स को नहीं रहती है। और जैसे कि हम अमेज़न पे देखते हैं, फ्लिपकार्ट पे देखते हैं कि जो भी रिकॉर्ड है उसको हमको फ्रंट एंड पे व्यू कराना पड़ता है ताकि कस्टमर को प्रोडक्ट वगैरह दिखे। ठीक है, तो हम यही चाहते हैं कि डाटाबेस से डाटा को कैसे रिट्रीव करें। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो मैं आपको क्लियर करके बता देता हूँ कि हमको आज क्या क्या पढ़ना है। हमको पढ़ना है हाउ टू सिलेक्ट द डेटा फ्रॉम डेटाबेस टेबल। डेटाबेस की टेबल से हमको डाटा को सिलेक्ट करके लाना है। इसको हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि हाउ टू रिट्रीव द डेटा फ्रॉम हाउ टू रिट्रीव द डेटा फ्रॉम डेटाबेस टेबल। ठीक है, या फिर इसको हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि इसको पूरा कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। हाउ टू रिट्रीव की जगह पर हाउ टू फेच द डेटा। सॉरी, ये तीनों चीज़ों के नाम एक ही होते हैं। या तो आप उसको सिलेक्ट बोलो, या फिर आप उसको रिट्रीव बोलो, या फिर क्या बोलो, आप उसको फेच बोलो। ठीक है, इन तीनों के लिए एक ही क्वेरी बनी है। उस क्वेरी का नाम है, उस माइस्क्यूएल की जो क्वेरी है उसका नाम है सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल। ठीक है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल। ये जो क्वेरी है यही सिलेक्ट के लिए भी चलेगी। अगर कोई आपको बोलता है कि हाउ टू रिट्रीव द डेटा को रिट्रीव करके लाना है डाटाबेस की टेबल से, तो उसके लिए भी यही क्वेरी चलेगी। और फेच करना है तो भी हमको यही क्वेरी एग्जीक्यूट करना पड़ेगी। ठीक है, तो आइए दोस्तों, ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है। ठीक है, और ऑलमोस्ट मेरे जितने भी वीडियो है, चाहे वो छोटे से छोटे टॉपिक से रिलेटेड क्यों ना हो, वो काफ़ी लंबे वीडियोस मैंने बनाए हैं। क्योंकि दोस्तों, मेरा एक पर्पस है कि आपको बहुत डीप लेवल पे मैं चीज़ों को एक्सप्लेन करके दूं ताकि आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग समझ में आए और आप पे कंसेप्ट एक बेहतर तरीके से आप उसको एक्सप्लेन कर सको आप किसी के भी सामने। ठीक है, तो दोस्तों, मेरी ये कोशिश रहती है जितना होता उतना मैं आपको ईजी बनाने की कोशिश करता हूँ। वीडियो लंबा हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, वीडियो लंबा होगा पर उसके अंदर काफ़ी चीज़ें बहुत डीप लेवल पे रहती है। तो आप मेरे वीडियो को शुरू से एंड तक देखा करो। बिल्कुल भी आप ये मत सोचा करो कि यार सर ने काफ़ी लंबा वीडियो बना दिया। दोस्तों, लंबा वीडियो नहीं होता है। एक्चुअली बहुत सारे बिगिनर्स रहते हैं जिनको आईटी कंपनीज़ के अंदर जाते हैं, बट वो रट लेते हैं कि यार मुझे ये करना है, वो करना है। ठीक है, तो उसके कंसेप्ट वहाँ पे क्लियर नहीं हो पाते। और आईटी कंपनीज़ में आपको रटना तो बिल्कुल भी नहीं है। आप गूगल से रेफरेंस लो, चीज़ों को पढ़ो, है ना। और गूगल पे आप अलग अलग वेबसाइट्स को आप देखते हो, जैसे कि स्टैक ओवरफ्लो वगैरह होती है, गिटहब वगैरह होती है। ये सब चीज़ें आपको कुछ नहीं तो कुछ नया सिखा के देती है, आपको आपको कुछ नया अच्छे से डिफाइन करके देती है। तो हमको उन सब चीज़ों को अगर हमको समझना है तो बेसिक हमारे कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। मेरा ये मेन पर्पस ये कि मैं आप कंसेप्ट को क्लियर कर सकूँ ताकि आप इसको एक एडवांस लेवल पे लेकर के जा सको। ठीक है दोस्तों,
आइए समझते हैं हम। दोस्तों मैं इस वीडियो के अंदर बूटस्ट्रैप भी यूज़ करने वाला हूं। तो मैंने बूटस्ट्रैप के लिए एक जो रजिस्ट्रेशन पेज बनाया था, registration.html, शायद ये किसी एक वीडियो के अंदर मैंने बूटस्ट्रैप यूज़ करना बताया था। तो बूटस्ट्रैप के लिए मैंने कहाँ से उसको डाउनलोड किया था वो भी मैंने आपको उसके अंदर समझा रखा है। तो मुझे अभी जो नॉर्मली एक बूटस्ट्रैप की फाइल है bootstrap.min.css, इसी CSS फाइल से मेरा काम हो जाएगा। तो मुझे इसकी जो जावास्क्रिप्ट फाइल है bootstrap.min.js, jQuery.min.js, मुझे उसकी अभी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो मैं इसको नहीं तो डाउनलोड करूँगा, नहीं हम उसको उस प्रोग्राम के अंदर यूज़ करने वाला है। ठीक है, तो हम केवल CSS फाइल का यूज़ करेंगे, वो भी बूटस्ट्रैप की। और बूटस्ट्रैप की प्रीडिफाइन जो क्लासेस है उसका हम आज यूज़ करने वाले हैं, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो टेबल में डेटा है वो टेबल थोड़ा सा एक लुक वाइज होना चाहिए, है ना, एक अवसम टेबल मतलब दिखना चाहिए, ताकि आपको एक थोड़ा सा विजुअलाइजेशन थोड़ा सा अच्छे फॉर्मेट में आपको दिख सके। ठीक है, तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं हम। उसके लिए सबसे पहले हम एक नई फाइल बना लेते हैं। उस फाइल का मैंने यहाँ पे नाम दे दिया सिलेक्ट डेटा डॉट PHP। ठीक है, मैं एक ही पेज बना रहा हूँ, इसके लिए मैं HTML वगैरह नहीं बनाऊंगा। ठीक है, एक ही पेज बनाऊंगा जिसपे मेरा HTML का कोड भी रहेगा, ठीक है, HTML का, और उसके अंदर मैं PHP को एम्बेडेड भी करूँगा। ठीक है दोस्तों, काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली आप सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को आप प्रेस कर लें। दोस्तों मेरा जो वीडियो है, जो मेरी प्लेलिस्ट चल रही है, उस प्लेलिस्ट को आप एक्सेस ज़रूर कर लें, क्योंकि इस प्लेलिस्ट को मैं काफ़ी स्टार्ट से एंड लेवल तक, वो भी एडवांस लेवल तक मैं इस प्लेलिस्ट को लेकर के जाने वाला हूँ। इसमें छोटी से छोटी चीज़ जिसमें आपको डाउट्स है, जिसमें आपको रटना पड़ता है, वो सारी चीज़ मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करके आपको बताने वाला उस प्लेलिस्ट के अंदर। ठीक है, तो आइए दोस्तों, हमने जो फाइल बनी थी, ठीक है, उस फाइल का नाम है हमारा तो वो फाइल है ना, शायद मैंने अंदर बना दी होगी, कोई बात नहीं, मैं इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, मैंने इसको यहाँ से डिलीट कर दिया, और जो फाइल मैं बना रहा हूँ वो मैं फाइल बाहर बना लेता हूँ। उस फाइल का नाम मैंने यहाँ पे रखा है कि सिलेक्ट डेटा डॉट PHP। ठीक है, इसके अंदर मैं बूटस्ट्रैप भी यूज़ करने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे एक HTML की बॉयरल प्लेट हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं, और यहाँ पे हम लिख देते हैं कि सिलेक्ट शो डेटा कर देता हूँ मैं, है ना, सिलेक्ट, तो हाँ चलो ठीक है, सिलेक्ट रहने दो, सिलेक्ट डेटा। ठीक है, डेटा को हमको सिलेक्ट करना है फ्रॉम कहाँ से, डेटाबेस टेबल, डेटाबेस की जो टेबल है उससे हमको डाटाबेस से डाटा सिलेक्ट करके लेके आना है। ठीक है, इसको हम शो ऑल यूज़र भी कर सकते हैं, क्योंकि मैं सारे यूज़र्स को यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले तो बूटस्ट्रैप ऐड कर लेते हैं। बूटस्ट्रैप ऐड करने के लिए मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले तो मैं कंटेनर सेट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं इमिट वगैरह का यूज़ करता हूँ, ड्यू डॉट कंटेनर मैंने बना लिया। कंटेनर का मतलब ये होता है कि जो भी मेरा डेटा रहेगा, जैसे कि मैं अभी मैं यहाँ पे हेलो वगैरह लिख देता हूँ। ठीक है, इसको हम सबसे पहले रन कर लेते हैं। तो मैंने कंटेनर तो बना दिया, पर मैंने बूटस्ट्रैप की जो लाइब्रेरी फाइल है उसको मैंने अभी कॉल नहीं किया है। तो बूटस्ट्रैप की जो लाइब्रेरी फाइल है bootstrap.min.css, उसको मुझे मेरे प्रोग्राम में कॉल करना पड़ेगा, जो कि CSS फोल्डर में है। तो उसके लिए हमको यहाँ पर लिंक टैग यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, लिंक के लिए लिंक टैग में स्टाइल शीट है, रिलेशनशिप क्या हमारा स्टाइल शीट और HREF पे फाइल का नाम जो कि CSS फोल्डर के अंदर रखे। तो पहले मुझे फोल्डर का नाम देना पड़ेगा, और फोल्डर के नाम के बाद में फाइल का नाम क्या आ जाएगा, bootstrap.min.css। इससे क्या होगा कि मुझे जितने भी प्रीडिफाइंड चीज़ें हैं वो मुझे इस लाइब्रेरी के अंदर पहले से डिफाइन है, जो कि मुझे मेरे प्रोग्राम में क्लासेस के थ्रू हेल्प करने में मुझे मदद करेगी। ठीक है, अब आते हैं हम, जैसे मैंने कंटेनर लिखा है, यहाँ पे मैंने हेलो लिखा है। अब इस प्रोग्राम को सबसे पहले हम रन करके देख लेते हैं। रन करने के लिए हमको हमारे फोल्डर पे जाना पड़ेगा। हमारे फोल्डर का नाम है PHP अंडर MySQL ट्यूटोरियल। जो मैंने प्लेलिस्ट बनाई है उसी नाम से मैंने फोल्डर भी बना रखा है। उसी फोल्डर के अंदर जो फाइल है हमारी सिलेक्ट डेटा डॉट PHP, इसको हमने यहाँ पे रन करके देखा। दोस्तों अगर बूटस्ट्रैप की फाइल वगैरह मेरी अगर कॉल हो चुकी है, तो देखो आप देख रहे हो कि ये जो हेलो है बिल्कुल सेंटर में लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, सेंटर इन द सेंस कि इधर कुछ मार्जिन वगैरह, मार्जिन और पैडिंग यहाँ पे उसने अगर जैसे कि मैं यहाँ पे कंटेनर वगैरह नहीं लगाता हूँ, तो अभी आपको समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली मैं क्या बोलना चाहता हूँ। तो जैसे मैंने यहाँ पे हेलो लिखा है, तो देखो हेलो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, और जैसे मैं यहाँ पे कंटेनर लगा देता हूँ, तो कंटेनर मतलब ये होता है कि मेरी फिक्स विथ पे मुझे मेरी वेबसाइट को शो करना है। तो फिक्स विथ मतलब जो मेरा कंटेंट रहता है, जो हमारा मिडिल में शो होना चाहिए। कहाँ पे शो होना चाहिए, मिडिल में, मतलब लेफ्ट साइड और राइट साइड पे कुछ नहीं तो कुछ बाय डिफॉल्ट मार्जिन पेडिंग वगैरह लेकर के चलता है। ठीक है, तो ये होता है हमारा कंटेनर का काम। अब कंटेनर के अंदर सबसे पहले तो मैं यहाँ पे टेबल बना लेता हूँ। ठीक है, तो टेबल बना ली मैंने यहाँ पे।
अब इस टेबल के अंदर मुझे क्या क्या चीज़ें शो करना है एक बार हम देख लेते हैं। अच्छा, टेबल भी मुझे बूटस्ट्रैप के फॉर्मेट पे बनाना पड़ेगी, है ना। तो बूटस्ट्रैप के फॉर्मेट में मुझे टेबल बनाना है। तो यहाँ पर हम यूज़ करने वाले हैं टेबल के अंदर क्लास हमने लगा देंगे, ठीक है। क्लास कौन सी लगाना है अभी हम आगे देखते हैं। उसके बाद देखो दोस्तों, मुझे डेटाबेस से क्या क्या चीज़ें लेकर के आना है, पहले मैं उसका व्यू बना देता हूँ, फिर मैं आपको इसके लिए PHP की कोडिंग वगैरह पे हम ध्यान देंगे, ठीक है। तो अभी पहले हमको क्या क्या लेके आना है डेटाबेस से, ID, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल ID, कॉन्टैक्ट नंबर, एज, जेंडर, सिटी, हॉबी, एड्रेस, पासवर्ड। वो लास्ट में क्या आ जाएगा, क्रिएटेड डेट। मतलब मुझे कितने कॉलम लेकर के आना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, और एक लास्ट में कितने कॉलम हो जाएंगे मेरे पास, 12। मतलब मुझे 12 तो, अच्छा जस्ट 1 सेकंड, हाँ शायद मैं आपको कुछ बताना भूल रहा हूँ, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, 12 हम कॉलम ले लेते हैं, ठीक है। अब रो कितनी लेना है, तो रो तो अभी मैं केवल एक ही ले रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैं हेडिंग दे देता हूँ। हेडिंग के अंदर मैंने यहाँ पे TH वगैरह यूज़ किया है, ठीक है। TH मुझे कितने लेना है, TH मुझे कितने लेना है, 12 लेना है। तो यहाँ पर TH मैं यहाँ पे इमिट का यूज़ करता हूँ, मल्टीप्लिकेशन 12, और जैसे मैंने मल्टीप्लिकेशन 12 करके इंटर मारा तो मेरे पास कितने TH आ चुके हैं, यहाँ पे 12 TH आ चुके हैं, ठीक है। मुझे क्या क्या शो करना है डाटाबेस से, मुझे क्या क्या लेकर के आना है। तो पहले जो मुझे लेकर के आना है वो मुझे ID लेकर के आना पड़ेगी। तो ID जो आएगी वो मेरे ID जो आएगी, जो मेरी ID आएगी उसको मैंने यहाँ पे ID से मेंशन कर दिया। जो मेरे फर्स्ट नेम आएंगे उसको मुझे यहाँ पे, दोस्तों यहाँ पे फर्स्ट नेम जैसे कि मैंने लिखा है, तो आपको इससे सिमिलर लिखना है, बिल्कुल ऐसा नहीं लिखना कि फर्स्ट अंडरस्कोर नेम, ठीक है। उससे आपको सिमिलर लिखना है, मतलब फर्स्ट यहाँ पे क्या लिख दिया मैंने, नेम, ठीक है। उसके बाद क्या लेकर के आना है, मुझे लास्ट नेम लेकर के आना है। तो मैंने यहाँ पे क्या मेंशन कर दिया, लास्ट नेम। लास्ट नेम के बाद क्या लेकर के आना है, ईमेल ID लेकर के आना है। तो हमने यहाँ पे क्या मेंशन कर दिया है, ईमेल ID, ठीक है। ईमेल ID के बाद क्या लेकर के आना है, कॉन्टैक्ट नंबर। तो यहाँ पर मैंने क्या मेंशन कर दिया, कॉन्टैक्ट नंबर, ठीक है। कॉन्टैक्ट नंबर के बाद हमको एज लेकर के आना है। तो यहाँ पर हमको जो भी एज आएगी वो इस कॉलम के अंदर आ जाएगी, और जो भी जेंडर रहेंगे वो हमने कहाँ पे शो किया, जेंडर के अंदर। सिटी जो भी आएगी वो मुझे कहाँ पे मेंशन करना है, सिटी के अंदर, ठीक है। उसके बाद हॉबी जो रहेगी, हॉबी जो है हमारे पास वो हॉबी के नीचे हॉबी आ जाएगी। उसके बाद एड्रेस, पासवर्ड और डेट, एड्रेस एड्रेस आ जाएगी। उस एड्रेस के बाद एड्रेस के नीचे एड्रेस आ जाएगा। उसके बाद क्या आएगा, मेरा पासवर्ड। क्या क्या चीज़ें मुझे शो करना है, पासवर्ड मुझे शो करना है, और पासवर्ड के बाद लास्ट में हमको क्या शो करना है, पासवर्ड के बाद लास्ट में क्या है, क्रिएटेड डेट, ठीक है। तो यहाँ पर मैं डेट लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, क्रिएटेड डेट कर देता हूँ, चलो ठीक है, क्रिएटेड अंडरस्कोर डेट, ठीक है। तो ये मेरी यहाँ पे ऑलमोस्ट हेडिंग वगैरह बन चुकी है। दोस्तों एक बार इसको व्यू करके देख लेते हैं कि ब्राउज़र पे कैसा दिख रहा है, ठीक है। हमको ज़्यादातर टाइम लगना केवल किस में है, इसके डिज़ाइन बनाने में, बाकी तो कोडिंग तो मैं आपको जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, ID, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल ID, कॉन्टैक्ट नंबर, ये सब कुछ हमारे यहाँ पे हाईलाइटेड आ चुके हैं। ये हाईलाइटेड क्यों आ रहा है, क्योंकि बूटस्ट्रैप की खासियत है कि अगर आप उसको TH में लिखते हो, TH मतलब होता है टेबल ऑफ हेडिंग। तो जो मैंने हेडिंग दी है ना, वो हेडिंग हमेशा क्या रहती है, हमारी एक बोल्ड लेटर में रहती है, ठीक है। अब हम समझ लेते हैं कि यार मुझे इस टेबल की बॉर्डर वगैरह देना है। तो टेबल की बॉर्डर वगैरह देने के लिए टेबल पे क्लास होती है, क्लास होती है, प्री डिफाइंड क्लास होती है। दोस्तों मैं बिल्कुल सारी प्री डिफाइंड क्लासेस यूज़ कर रहा हूँ। मैं आपको बूटस्ट्रैप का उसके लिए एक वीडियो बना के आगे भी अपलोड करने वाला हूँ, तो आप उसके अंदर भी उसको आप देख के इजीली समझ सकते हो कि क्लासेस वगैरह क्या होती है, ठीक है। क्योंकि बूटस्ट्रैप क्या हमारा एक डिज़ाइनिंग फ्रेमवर्क है जो कि HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है। उसका मेन मकसद ये है कि आपका काम थोड़ा सा ईजी करना। जो काम आप मैन्युअली पहले कर रहे थे कि CSS, आप उसके एक HTML पेज के लिए आप CSS वगैरह बना रहे थे, उसमें आपको टाइम वेस्ट हो रहा था, एक वेबसाइट बनाने में आपको टाइम लग रहा था। तो बूटस्ट्रैप ने क्या करा, उसको थोड़ा सा इजी वे पे बना दिया। आपको अगर कोई सोर्स कोड लिखना है, आपको कोई CSS लिखना है, तो आपको उसके लिए केवल बूटस्ट्रैप की क्लास यूज़ करोगे ना, तो जैसे मैं क्लास यूज़ करूँगा तो वो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, उसका डिजाइनिंग बना देता है। मतलब उसकी जो कोडिंग है वो ऑटोमेटिकली मेरे पेज पे क्या होती है, अप्लाई हो जाती है, ठीक है। अब देखो जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने यहाँ पे जो लिखा है ना, अभी देखना यहाँ पे टेबल की बॉर्डर आ जाएगी, ठीक है। टेबल की बॉर्डर देने के लिए मैं यहाँ पे बॉर्डर भी यूज़ कर सकता हूँ, बट एक्चुअली मैं बूटस्ट्रैप यूज़ कर रहा हूँ, तो मुझे यहाँ पे बूटस्ट्रैप ही मुझे यहाँ पे फॉलो करना पड़ेगी, ठीक है। तो टेबल और स्पेस यहाँ पे मुझे 2 क्लास यूज़ करना पड़ेगी। अच्छा सबसे पहले तो देखो मैंने यहाँ पे जैसे कि क्या यूज़ करा है, टेबल एक क्लास में यूज़ करता हूँ। देखते हैं इससे हमको कुछ चेंजेस वगैरह दिख रहा है क्या। देखो हमको क्या क्या चेंजेस दिख रहा है, कुछ चेंजेस आ रहा है, जैसे कि ID है, फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, सारी चीज़ें यहाँ पे प्रॉपर वे पे अरेंज हो चुकी है। यहाँ पे चूँकि कॉन्टैक्ट नंबर है, थोड़ा सा इसकी कैरेक्टर्स वगैरह ज़्यादा, इसलिए ऊपर नीचे यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। आप बिल्कुल भी इस चीज़ को अभी इग्नोर कर देना, ठीक है, क्योंकि मैं सारी चीज़ें बहुत अच्छे लेवल पे आपको मैनेज करके बता दूंगा।
उसके बाद एक क्लास बना दी, एक और क्लास बना देता हूँ मैं टेबल बॉर्डर, BORDER, ठीक है। जैसे कि मैं टेबल बॉर्डर पे जैसे मैंने क्लिक करा तो देखो दोस्तों यहाँ पे हर पर्टिकुलर एक कॉलम का एक ब्लॉक बन चुका है ना। तो यहाँ पे बॉर्डर वगैरह क्या हो जाएगी, यहाँ पे बॉर्डर वगैरह क्या हो चुकी है, शो हो चुकी है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, थोड़ा सा इसको मैं मैक्सिमाइज़ कर लेता हूँ, ठीक है। मैक्सिमाइज चलो रहने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, मिनिमाइज़ कर लेता हूँ, रहने दो, 100% पे सेट करके रखो उसको, ठीक, कोई डाउट नहीं। अब हम चाहते हैं कि ये जो रिकॉर्ड है, ये तो देखो दोस्तों मैंने एक व्यू बता दिया कि यार मुझे ये चीज़ें लेकर के आना है, ठीक है। अब मुझे कहाँ से लेकर के आना है, ये डाटाबेस का जो रिकॉर्ड है वो मुझे हर रो के अंदर मेंशन करना पड़ेगा। अब एक चीज़, अब इतना हमने कर लिया, अभी हम इस चीज़ को यहाँ पे स्टॉप करते हैं। अभी हम आते हैं हमारे PHP के टॉपिक पे, ठीक है। तो ये तो मैंने एक डिज़ाइन वगैरह बना ली। अब PHP का कोड कहाँ पे कैसे करना चाहिए, तो दोस्तों अभी तो मैं है ना इस HTML फॉर्मेट के नीचे मैं आपको PHP की कोडिंग वगैरह बताता हूँ कि PHP से हम डाटाबेस से डाटा को हम कैसे सिलेक्ट करके लेके आते हैं, ठीक है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कि डाटाबेस से अगर मुझे डाटा लेकर के आना है तो कौन सी क्वेरी हमको यूज़ करना पड़ेगी। सबसे पहले तो हमको यहाँ पे डेटाबेस कनेक्टिविटी करना पड़ती है। पहली स्टेप जो है दोस्तों, मैं यहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप भी लिख देता हूँ ताकि आपको जल्दी से समझ में आ जाएगा, है ना। सबसे पहली स्टेप में तो हमको क्या करना है, फर्स्ट पॉइंट में क्या करना है हमको, हमने एक डिज़ाइन बना ली, ठीक है भैया, हमने डिज़ाइनिंग बना ली, बूट स्टेप पे हमने डिज़ाइन बना ली। सेकंड स्टेप पे क्या करना है हमको कि डाटाबेस से डाटा लेकर के आना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो क्या करोगे, आप PHP की जो स्क्रिप्ट वगैरह लिख रहे हो, जो मैं स्क्रिप्ट वगैरह यहाँ पे लिख रहा हूँ, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो, जो मैं स्क्रिप्ट वगैरह यहाँ पे लिख रहा हूँ, वहाँ पर सबसे पहले तो मुझे ना डाटाबेस कनेक्शन बनाना पड़ेगा, है ना। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, डाटाबेस कनेक्शन बना लेते हैं। डाटाबेस कनेक्शन कैसे बनाते हैं वो आपको पता ही है, मैं आपको हर वीडियो में बताते आ रहा हूँ कि यहाँ पे एक फंक्शन होता है MySQL_connect, जो क्या काम करता है, 4 पैरामीटर लेता है। पहला होता है हमारा सर्वर का नाम। अब हमारा जो सर्वर है उस सर्वर का नाम है हमारे पास सर्वर का नाम क्या है, 127.0.0.1 ये इसका IP है, जबकि इसके सर्वर का नाम क्या होता है यहाँ पे लोकल होस्ट। इसके जगह पर आप IP वगैरह भी मेंशन कर सकते हो, ठीक है। दूसरा यूज़र नेम। अब यूज़र नेम क्या रहता है उसका रूट, और पासवर्ड क्या रहता है उसका ब्लैंक, ठीक है। MySQL का यूज़र नेम रूट रहता है, पासवर्ड क्या रहता है उसका ब्लैंक रहता है। दोस्तों ये चीज़ क्यों मैं बार बार क्यों लिखता हूँ रूट और पासवर्ड, ये कहाँ पे मेंशन है ना। तो मैं आपको एक बार चेक करके बता देता हूँ, शायद मुझे देखना पड़ेगा। दोस्तों अभी हम रहने देते हैं, ठीक है। मैं वीडियो के लास्ट में शायद अगर टाइम मिलेगा, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा तो मैं उसके अंदर बता दूँगा, नहीं तो मैं किसी न तो किसी वीडियो के अंदर आपको एक्सप्लेन करके बता दूँगा कि मैं यहाँ पे यूज़र नेम रूट और पासवर्ड यहाँ पे क्यों लिखता हूँ, ठीक है। आप अगर मैं भूल भी जाऊँ तो दोस्तों आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना कि सर आपने ये चीज़ मिस कर दी है, तो आप ये बता दीजिए कि रूट और पासवर्ड में ब्लैंक हम क्यों लिखते हैं, यूज़र नेम रूट क्या होता है, ठीक है। और उसके बाद हम यहाँ पे डेटाबेस, जिस डेटाबेस से हमको डाटा लेकर के आना है, तो डेटाबेस का नाम क्या है यहाँ पे CRUD-DB, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, CRUD-DB, ठीक है, CRUD-DB। तो ये हमारा डेटाबेस कनेक्टिविटी हो चुकी है। ये जो फंक्शन है एक कनेक्शन ऑब्जेक्ट रिटर्न करके देता है, तो उसका जो भी ऑब्जेक्ट है वो मैंने एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दिया। तो यहाँ पर मैंने जो $कनेक्शन जो वेरिएबल बनाया है, इस वेरिएबल बनाने का मतलब ये है कि ये जो भी ऑब्जेक्ट रिटर्न करके देता है वो ऑब्जेक्ट किसके अंदर स्टोर हो चुका है, मेरा $कनेक्शन नाम के वेरिएबल के अंदर, ठीक है। मतलब जहाँ जहाँ पर मुझे डेटाबेस की जरूरत पड़ेगी वहाँ पर मैं किसका यूज़ करूँगा, इस कनेक्शन ऑब्जेक्ट का, ठीक है। अब नॉर्मली मुझे यहाँ पे कोई इस सेट वगैरह कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं, जैसा कि हम रजिस्ट्रेशन पेज पे लगाते थे। यहाँ पे मैं किसी के बटन के क्लिक पे डाटा लेकर के नहीं आ रहा हूँ। मुझे नॉर्मली जब मेरा पेज लोड हो तो यहाँ पर मुझे डाटाबेस से जो भी रिकॉर्ड है, मेरे पास 5 रिकॉर्ड है, तो यहाँ पर मुझे कितने रिकॉर्ड दिखना चाहिए, 5 रिकॉर्ड, ठीक है। तो ये काम हमको करना है, तो उसके लिए मुझे कुछ बटन वगैरह की कोडिंग वगैरह करने की ज़रूरत नहीं। मैं नॉर्मली यहाँ पे क्वेरी चलाता हूँ, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे क्वेरी चलानी है डाटाबेस से डाटा लेके आने के लिए। तो क्वेरी चलाने के लिए हम क्वेरी किसके अंदर लिखते हैं, MySQL i_query नाम के वेरिएबल के अंदर, ठीक है। इसके अंदर 2 पैरामीटर रहते हैं। पहला होता है कनेक्शन ऑब्जेक्ट, जो कि मेरा कनेक्शन ऑब्जेक्ट क्या है, $कनेक्शन, और दूसरा जो है मेरा डाटाबेस से डाटा सिलेक्ट करके लाना है। तो मुझे यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, सिलेक्ट। दोस्तों अब सबसे बड़ी बात तो ये कि जैसा कि मैंने डिज़ाइन बना दिया कि भैया मुझे आईडी से लेकर के क्रिएटेड डेट तक मुझे सारा रिकॉर्ड लेकर के आना है ना। मुझे सारा का सारा रिकॉर्ड लेकर के आना है। सारा रिकॉर्ड लेके आना है मतलब मुझे आईडी भी लेके आना है, फर्स्ट नेम भी लेके आना है, लास्ट नेम भी लेके आना है, ईमेल भी लेके आना है। मतलब आईडी से लेकर के मुझे क्रिएटेड डेट तक जितना भी रिकॉर्ड है सारा रिकॉर्ड आप लेकर के आ जाओ। तो उसके लिए मुझे यहाँ पे लगाना पड़ेगा स्टार। स्टार मेंशन करता है, स्टार ये बताता है कि भैया आपको सिलेक्ट करना है। स्टार मतलब सारा रिकॉर्ड आपको सिलेक्ट करना है, सारे कॉलम की वैल्यू आपको लेकर के आना है।
अगर मुझे केवल आईडी लेकर के आना होता तो आईडी कॉलम का नाम क्या, आईडी, तो मैं यहाँ पे स्टार की जगह पर क्या लिख देता, आईडी। ठीक है, तो यहाँ पर केवल क्या लेकर के आता है, वो आईडी। चूंकि मुझे यहाँ पे पूरा रिकॉर्ड लेकर के आना है इसलिए मैंने यहाँ पे क्या मेंशन किया हुआ, स्टार। तो क्वेरी क्या बनती है हमारी, सिलेक्ट स्टार। अब कहाँ से लेके आना है, कहाँ से लेके आने के लिए इंग्लिश में बोलते हैं उसको फ्रॉम, है ना, कहाँ से, मतलब सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, कहाँ से लेकर के आना है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल। टेबल का नाम क्या है हमारा, रजिस्ट्रेशन। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, रजिस्ट्रेशन। ठीक है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम रजिस्ट्रेशन मतलब रजिस्ट्रेशन टेबल में जितना भी रिकॉर्ड है, रजिस्ट्रेशन टेबल में जितना भी रिकॉर्ड है वो सारा रिकॉर्ड मुझे ला करके दे दो। ये मैंने उस एसक्यूएल की क्वेरी के थ्रू मैंने माइस्क्यूएल को बता दिया है कि भैया मैंने क्वेरी चली है सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल, तो आप उस टेबल से जितना भी रिकॉर्ड है वो सारा रिकॉर्ड आप मुझे ला करके दे दो। अब ये फंक्शन क्या काम करता है कि जो भी डेटा लेकर के आता है, दोस्तों बिल्कुल ध्यान से समझना आपको, क्योंकि मैं आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को इशू आते हैं, प्रॉब्लम आती है कि यार ये चीज़ क्यों होती है, हमको रट लेते हैं हम, क्या सिलेक्ट करके लिया, उसको हमने फेच कर लिया, उसको हमने टेबल में डिस्प्ले कर दिया, पर एक्चुअली कंसेप्ट क्या होता है अब मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, कि जो डाटाबेस से मैं डाटा लेकर के आ रहा हूँ, ठीक है, उसको मैंने एक वेरिएबल में स्टोर कर दिया। ठीक है, किसके अंदर स्टोर कर दिया, मैंने एक वेरिएबल के अंदर। उस वेरिएबल का नाम मैंने क्या लगा दिया, क्वेरी। वेरिएबल का नाम क्या दे दिया मैंने, क्वेरी। अगर ये क्वेरी सारा रिकॉर्ड लेकर के आती है तो किसके अंदर स्टोर करेगी, क्वेरी के अंदर। ठीक है, नो डाउट कि ये क्वेरी है ना 100% रिकॉर्ड लेकर के आती है, बट हमको ये चेक करना है कि वो रिकॉर्ड किस फॉर्म में लेके आती है, वो रिकॉर्ड किस फॉर्म में लेकर के आती हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पे जैसे ही अगर अच्छा चलो रिकॉर्ड आ गया है तो मैं उसको प्रिंट करके देख लेता हूँ। अगर रिकॉर्ड इस क्वेरी नाम की वेरिएबल के अंदर आ गया है तो उसको एक बार मैं यहाँ पे प्रिंट करके देख लेता हूँ। जैसे मैंने उसको प्रिंट किया, अब हम समझते हैं। देखो दोस्तों मैं इसको रन करके बताता हूँ। तो यहाँ पे एक माइनर से हमको एक एरर मिल सकती है। एक एरर ये है हमारे पास कि रिकवरेबल फैटल एरर है। फैटल एरर हमारी रन टाइम एरर कहलाती है। सबसे बड़ी जो एरर होती है पीएचपी में वो कौन सी कहलाती है, हमारी फैटल एरर। ठीक है, ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास माइस्क्यूएल आई अंडरस्कोर रिजल्ट कुड नॉट बी कन्वर्टेड टू स्ट्रिंग। इसका मतलब ये है कि ये क्वेरी जो भी डेटा रिटर्न करके देती हैं वो डेटा हमारा रिजल्ट सेट में स्टोर होता है। कहाँ पे स्टोर होता है, रिजल्ट सेट में। और रिजल्ट सेट की को कहाँ पे, रिजल्ट सेट के लिए फंक्शन कौन सा होता है, माइस्क्यूएल आई अंडरस्कोर रिजल्ट। ये जो फंक्शन है इस फंक्शन को हम रिजल्ट सेट बोलते हैं। ये रिजल्ट सेट में मतलब डाटाबेस से जो भी क्वेरी हमारा डाटा लेकर के आती है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम जो क्वेरी है वो जितना भी डाटा लेकर के आती है वो डेटा हमारा रिजल्ट सेट में स्टोर हो जाता है। अब वो बोल रहा है कि जो रिजल्ट सेट के अंदर जो डेटा है वो कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है, किसमें, स्ट्रिंग फॉर्मेट में, क्योंकि उसके अंदर जो भी डेटा है वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में नहीं है ना। माइस्क्यूएल अंडरस्कोर रिजल्ट के अंदर जो भी डेटा स्टोर होता है वो कभी भी स्ट्रिंग फॉर्मेट में नहीं होता है। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि यार हमको इसमें से डेटा लेना है। अब डॉलर क्वेरी क्या है, डॉलर क्वेरी को मैंने इको कराना, तो यहाँ पे एरर क्या दे दिया कि भैया जो रिजल्ट सेट में डेटा है उसको आप स्ट्रिंग में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो। क्यों नहीं कर सकते हो, क्योंकि जब मैं डाटाबेस से डाटा लेकर के आ रहा हूँ तो रिजल्ट सेट में डेटा किस फॉर्मेट में है ये मुझे नहीं पता है, तो मैं इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट भी नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि हमारे पास मल्टीपल रिकॉर्ड आ रहा है। दोस्तों बिल्कुल ध्यान से समझना, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था मल्टीपल चेकबॉक्स में कि जहाँ पर मल्टीपल का नाम आता है वहाँ पर अरे ऐड हो जाता है। जहाँ पर मल्टीपल का नाम आता है वहाँ पर क्या ऐड हो जाता है, अरे। अब ये जो डॉलर क्वेरी में जो रिजल्ट है इसको मुझे अरे के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि माइस्क्यूएल आई अंडरस्कोर रिजल्ट के अंदर जो डेटा है उसको अगर मुझे रिट्रीव करना है तो रिट्रीव करने के लिए पहले उसको किसी स्पेसिफिक फॉर्मेट में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो हमने अरे पढ़ रखा है पीएचपी के अंदर, तो हम चाहते हैं कि मल्टीपल का भी काम हो जाएगा और रिकॉर्ड का भी काम हो जाएगा। तो मल्टीपल के केसेस में अरे आ जाएगा और जो रिकॉर्ड रहेगा वो हमारा डाटाबेस से डाटा जो आ रहा है वो हमारा रिकॉर्ड कहलाता है। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि हम दोनों को कंबाइन कर दें। तो जो डेटाबेस से डेटा आ रहा है उसको हमको डॉलर क्वेरी जो रिजल्ट सेट में डाटा स्टोर हो चुका है उस डॉलर क्वेरी से मुझे डाटा लेना है अरे के अंदर। किस में लेना है, मुझे अरे के फॉर्मेट में। अब यहाँ पे इस डॉलर क्वेरी से मुझे अरे के फॉर्मेट में डाटा लेना है, मुझे अरे में लेना है डाटा।
तो उसके लिए हम क्या करते हैं, माइस्क्यूएल आई अंडरस्कोर, मैं आपको दो फंक्शन बताता हूँ, बिल्कुल आप ध्यान से समझना इस चीज़ को। माइस्क्यूएल आई अंडरस्कोर फेच, माइस्क्यूएल आई अंडरस्कोर फेच अंडरस्कोर अरे, है ना, ये दो चीज़ें होती है, बिल्कुल आप ध्यान से समझना। ये फंक्शन क्या काम करेगा, इस क्वेरी से डेटा लेगा और अरे के फॉर्मेट में उसको रिट्रीव कर देगा। कहाँ से डेटा लेगा, क्वेरी से डेटा लेगा और अरे के फॉर्मेट में उसको कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। तो इसके अंदर मैं क्या पैरामीटर पास करूँगा, डॉलर क्वेरी। डॉलर क्वेरी के अंदर जो अनसिक्वेंशियली डेटा है, जो सीक्वेंस में नहीं है, उसको आप अरे में क्या कर दो, स्टोर कर दो, ठीक है। अब ये जो डेटा है, ये जो फंक्शन है, इस फंक्शन के अंदर जो भी डेटा आएगा उसको मैं एक नए वेरिएबल में स्टोर कर लेता हूँ और उस वेरिएबल का नाम जो है, उस वेरिएबल का नाम क्या है हमारे पास, डेटा। वेरिएबल का नाम क्या है हमारे पास, डेटा, ठीक है। अब मैं डेटा को अब चूंकि देखो दोस्तों, डॉलर डेटा के अंदर जो डेटा है वो अरे फॉर्मेट में, क्योंकि फंक्शन कौन सा लगाया हमने, माइस्क्यूएल अंडरस्कोर फेच अंडरस्कोर अरे, मतलब डॉलर क्वेरी के अंदर जो भी डेटा है उसको आप अरे में, जो डेटा आपने फेच किया है उसको आप अरे में कन्वर्ट करके दे दो। तो ये फंक्शन क्या करता है, डेटा को अरे में कन्वर्ट कर लेता है और किसके अंदर पास कर दिया मैंने उसको, डॉलर डेटा के अंदर। अब ये इसको मैं इको नहीं करूँगा, इको करूँगा तो फिर एरर आ जाएगी। एक बार इको करके देख लेते हैं, क्योंकि ये अरे टाइप का बन चुका है, वेरिएबल किस टाइप का बन चुका है मेरा, अरे टाइप का, तो इसको मैं इको नहीं कर सकता हूँ। जैसे अगर मैं इसको इको करूँगा तो यहाँ पे देखो एक एरर आ गई, अरे टू स्ट्रिंग कन्वर्जेशन, मतलब अरे से डेटा स्ट्रिंग में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे वेरिएबल किस टाइप का बन चुका है, अरे टाइप का। तो इसने बता दिया कि भैया मैं अरे टाइप का बन चुका हूँ, तो आप मुझे इको मत करो, ठीक है। उसकी जगह पर आप क्या करो, प्रिंट अंडरस्कोर आर करो। क्या करोगे आप यहाँ पे, प्रिंट अंडरस्कोर आर करो, ठीक है। प्रिंट अंडरस्कोर आर किया, जैसे मैंने प्रिंट अंडरस्कोर आर करके डॉलर डेटा को जब मैं प्रिंट करता हूँ तो यहाँ पे जो भी डेटा है वो आपको समथिंग, आपको लैपटॉप स्क्रीन पे कुछ नहीं तो कुछ रिकॉर्ड यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। अब ये रिकॉर्ड कैसा दिख रहा है, ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा एक सिक्वेंशली वे में मैं इसको मैनेज कर लेता हूँ। कैसे मैनेज करते हैं, उसके लिए इसके ऊपर आप यहाँ पे एक HTML का टैग लगा देना, प्री टैग होता है। प्री टैग का मतलब ये होता है कि जो भी हमारा डेटा आ रहा है अरे से, उसको एक प्री डिफाइन स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करके दे दो, ठीक है। एक प्री स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करके दे देता है, मतलब ऐसा कुछ दिखेगा। जैसे ये दोस्तों, ये देख पाना आपके लिए थोड़ा सा इजी है, ठीक है। अब आप देख रहे हो यहाँ पे कि हमारे पास जो रिकॉर्ड आ रहा है, अब ये कैसा आ रहा है, देखो मैं आपको समझा देता हूँ कि पहला जो रिकॉर्ड है हमारे पास 1 है ना। उस 1 जो है वो एक कॉलम पे रखा हुआ है, 1 जो है वो कोई कॉलम पे रखा हुआ है। उस कॉलम का इंडेक्स क्या है, उस कॉलम का इंडेक्स क्या है, 0। तो 0 इंडेक्स पे 1 रखा हुआ है और कॉलम का नाम क्या है, कॉलम का नाम क्या है, आईडी। तो आईडी पे भी क्या रखा हुआ है, 1 रखा हुआ है, ठीक है। मतलब ये जो हमारा फंक्शन है माइस्क्वेल, आईडी पे भी कितना रखा हुआ, 1, ठीक है। मतलब वो बोल रहा है कि आप उसको 0 से भी एक्सेस कर सकते हो, आप उसको कॉलम के नाम से भी एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। अब जैसे कि आपको यहाँ पे आपको यहाँ पे क्या एक्सेस करना है, फर्स्ट नेम, तो आप उसके नाम से भी एक्सेस कर सकते हो। और ये कौन से इंडेक्स पे, 1 इंडेक्स पे। तो आप यहाँ पे देखोगे कि 1 इंडेक्स पे भी क्या आ रहा है, शानू आ रहा है, और फर्स्ट नेम पे भी क्या आ रहा है, शानू आ रहा है। वैसे ही क्या है कि अगर आपको लास्ट नेम को प्रिंट करना है तो आप उसको उसके नाम से भी कॉल कर सकते हो और आप उसको उसके इंडेक्स से भी कॉल कर सकते हो। तो इंडेक्स क्या है मेरे पास, 2 है, तो 2 इंडेक्स से भी मैं नीमा कॉल कर सकता हूँ और लास्ट नेम से भी क्या कर सकता हूँ मैं, नीमा, ठीक है। तो दोस्तों आप देख पा रहे हो कि ये जो मैंने फंक्शन लगाया था, ये जो मैंने फंक्शन बनाए हैं माइस्क्यूएल अंडरस्कोर फेच अंडरस्कोर अरे, ये जो डेटा लेकर के आता है उसका कुछ डेटा जो फॉर्मेटिंग रहता है, डेटा फॉर्मेटिंग वो इस फॉर्मेट में रहता है। मतलब वो बोल रहा है कि आप 0 इंडेक्स से भी सेव आप प्रिंट कर लो और उसको आईडी से भी प्रिंट कर सकते हो ना, कॉलम के नाम से भी प्रिंट कर सकते हो, आप उसको 0 से भी प्रिंट कर सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों मैं इसको एक बार चला के बताता हूँ। जैसे कि मेरे पास जो डेटा है, मेरे पास जो डेटा आ रहा है, इसको मैं एक बार कमेंट कर देता हूँ, ठीक है, आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। अब मुझे डॉलर डेटा से, मतलब वो ये बोल रहा है कि डॉलर डेटा पे अगर आपने 0 प्रिंट करा है, डॉलर डेटा पे अगर आपने 0 प्रिंट करा है तो आपको 0 इंडेक्स पे क्या रखा हुआ था, 0 इंडेक्स पे क्या रहा था, 1, तो क्या प्रिंट हो जाएगा आपको, 1। अब यहाँ पे केवल क्या लिखा हुआ आएगा, 1, ठीक है। वो यही बोल रहा है कि आप उसको 0 इंडेक्स से भी प्रिंट कर सकते हो और इसकी जगह पर आप कॉलम का नाम भी दे सकते हो। कॉलम का नाम क्या है मेरे पास, कॉलम का नाम क्या है मेरे पास, आईडी। तो मैं यहाँ पे क्या दे सकता हूँ, कॉलम का नाम आईडी भी मेंशन कर सकता हूँ। तो भी मेरे पास आउटपुट क्या आएगा, तो भी मेरे पास आउटपुट क्या आएगा, एक बार रन करके देख लेते हैं। अभी भी मेरे पास आउटपुट क्या आ रहा है, 1 ही आ रहा है, ठीक है। दोस्तों ये है कि आप उसको 0 इंडेक्स से भी प्रिंट कर सकते हो, आप उसको कॉलम के नाम से भी प्रिंट कर सकते हो, ठीक है। पर दोस्तों आपने एक चीज़ पे ध्यान नहीं दिया, अभी आपने एक चीज़ पे ये ध्यान नहीं दिया कि मेरे पास जो रिकॉर्ड आ रहा है, मेरे पास जो रिकॉर्ड आ रहा है, सॉरी है वो 1 सेकंड ना,
मैं थोड़ा सा इसको इको प्रीप को भी मैं यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। तो जब भी आपका रिकॉर्ड अरे पे आपका जैसे कि ऐसा बहुत सारा डेटा आपके पास आ रहा है, उसको आपको फॉर्मेटिंग करना है, तो फॉर्मेटिंग करने के लिए आप इको करके उसी प्रिंट अंडरस्कोर आर के जस्ट ऊपर आपके लगा देना प्री, तो आपका जो रिकॉर्ड है वो एक स्पेसिफिक वे पे एक फॉर्मेट काफ़ी अच्छे फॉर्मेट में वो कन्वर्ट हो जाएगा, ताकि आपको समझने में प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो दोस्तों ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं चाहता हूँ कि जब मेरा आईडी से 1 प्रिंट हो रहा है तो मेरा 0 से 1 प्रिंट ना हो, ठीक है। यहाँ पे कन्फ्यूजन हो रहा है कि 0 यूज़ करना है कि आईडी यूज़ करना है, ठीक है। तो जब मैं डाटाबेस से डाटा लेके आ रहा हूँ तो मेरा सर्वर पे कुछ नहीं तो कुछ टाइम बढ़ेगा ना, क्योंकि अगर मैं ये फंक्शन यूज़ करूँगा तो ये 0 से भी 1 प्रिंट कर रहा है और आईडी से भी 1 प्रिंट कर रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि या तो आप 0 दे दो या फिर आप आईडी दे दो। तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक फंक्शन का और यूज़ करके बताता हूँ आपको, ठीक है। अब जो मैं फंक्शन का यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ उस फंक्शन का नाम है, दोस्तों आप इससे भी यूज़ कर सकते हो और आप इससे भी यूज़ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट अगर आपने माइस्क्यूएल अंडरस्कोर फेच अंडरस्कोर अरे किया है तो सर्वर पे आपका लोड बढ़ेगा, क्योंकि जो डेटाबेस से डाटा आता है अधिकतर लोडिंग इशू किस में रहता है, डाटाबेस वाले कंसेप्ट में। अगर मैं डाटाबेस से डाटा लेके आ रहा हूँ, मैं डाटाबेस में डाटा ले जा रहा हूँ, तो डाटाबेस के टाइम पे हमको थोड़ा सा लोडिंग इशू चेक करना पड़ता है। तो इसके लिए पीएचपी में बहुत सारे फंक्शन अलग अलग टाइप के बने हैं, तो आप उन फंक्शंस का यूज़ करना है ताकि आपका लोडिंग इशू कम से कम हो, ठीक है। क्योंकि जब आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक बढ़ता है तब अगर आपने ऐसे फंक्शंस यूज़ करेंगे तो आपका ट्रैफिक क्या हो जाएगा, जब ट्रैफिक बढ़ेगा तो आपकी वेबसाइट का एग्जीक्यूशन क्या हो जाएगा, स्लो हो जाता है, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि जो अच्छे प्रोग्रामर की यही खासियत होती है कि आप उस चीज़ को थोड़ा सा ऐसे समझो कि जब मेरा मल्टीपल डेटा जब मैं लेकर के आ रहा हूँ तो मेरा कम से कम ट्रैफिक तो मेरा ज़्यादा से ज़्यादा हो, बट मेरा वेबसाइट का एग्जीक्यूशन स्लो ना हो, ठीक है। जब तो आपको कोई भी चीज़ अगर आप करते हो ना किसी भी लैंग्वेज में, तो सबसे अच्छी चीज़ ये कि आप ये देखो कि उस पर्टिकुलर फंक्शंस का बेसिक कंसेप्ट क्या है, क्या ये फंक्शन मेरे सर्वर के एग्जीक्यूशन को बढ़ा रहा है या फिर मेरे सर्वर के एग्जीक्यूशन को कम कर रहा है, ठीक है। तो ये आप बिल्कुल सोचना है इस चीज़ को, अगर आप बिगनर हो तो भी आपको इस चीज़ के बारे में सोचना चाहिए। अगर आप जब एक कंपनी में अच्छे खासे एक्सपीरियंस पे काम करोगे, अच्छा खासा एक्सपीरियंस आपको हो जाएगा, तब आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी, ये चीज़ आपको समझ में आएगी कि जो मैं बोल रहा हूँ वो 100% बिल्कुल सही चीज़ बोल रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। तो दोस्तों ये जो फेचर है इसकी जगह पर मैं यहाँ पे एक फंक्शन का और यूज़ करने वाला हूँ। उस फंक्शन का यूज़ जो मैं बताने वाला हूँ माइस्क्यूएल आई अंडरस्कोर फेच अंडरस्कोर ASSOC एसोसिएटिव अरे, ठीक है। ये किस फॉर्मेट में देगा हमको, एसोसिएटिव फॉर्मेट में, मतलब एक की रहेगी और एक वैल्यू रहेगी, एक की रहेगी और एक वैल्यू रहेगी, ठीक है। अभी मैं इसको प्रिंट करके देख लेता हूँ तो दोस्तों आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देखो अब यहाँ पे जो जीरो इंडेक्स की जो चीज़ थी वो यहाँ से पूरी तरह से रिमूव हो चुकी है, मतलब बिल्कुल क्लियर कट मुझे दिख रहा है, डेटा दिख रहा है कि आईडी जो मेरा की है उस पर वैल्यू कौन सी रखी है मेरी 1, और फर्स्ट नेम जो मेरी की है उस पर वैल्यू कौन सी रखी है शानू, लास्ट नेम जो की है उस पर वैल्यू कौन सी रखी है नीमा, ईमेल आईडी जो है उस पर वैल्यू कौन सी रखी। तो ये जो आईडी है, फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, ये क्या है, ये डाटाबेस के कॉलम के नाम है, जैसे कि आप देख रहे हो आईडी है, फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम, ठीक है। तो यहाँ पर जो डेटा हमारा आ रहा है, ये जो फंक्शन है हमारा, ये हमारे डेटा को एसोसिएटिव फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। किस फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, एसोसिएटिव फॉर्म में, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे जो आपको, मेरे को आशा है कि आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। क्योंकि आपको दो चीज़ मुझे समझाना थी कि माइस्क्यूएल अंडरस्कोर फेच अंडरस्कोर अरे और माइस्क्यूएल अंडरस्कोर फेच अंडरस्कोर एसोसिएटिव में बेसिक डिफरेंस किया। दोस्तों अब एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, आप थोड़ा सा आपने ध्यान नहीं दिया इस चीज़ पे कि मेरे पास डाटाबेस में तो बहुत सारे रिकॉर्ड है, 1 है, सेकंड रो का रिकॉर्ड है, थर्ड रो का रिकॉर्ड है, फोर्थ रो का रिकॉर्ड है, फिफ्थ रो का रिकॉर्ड है। तो यहाँ पर मेरे पास तो एक ही रिकॉर्ड आ रहा है, मल्टीपल रिकॉर्ड कैसे लेके आएंगे। मल्टीपल रिकॉर्ड लाने के लिए मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ, ठीक है। मैं आपको इसको मैं थोड़ा कमेंट कर देता हूँ, है ना दोस्तों का, क्योंकि आपको समझ में आ गया तो मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। अब हम यहाँ पे समझते हैं कि ये जो, अब देखो दोस्तों मल्टीपल रिकॉर्ड क्यों नहीं आ पा रहा है, जबकि मैंने क्वेरी पे स्पष्ट तरीके से लिखा है कि भैया मुझे सिलेक्ट करके दो स्टार, स्टार मतलब मुझे सारा रिकॉर्ड सिलेक्ट करके दो। तो इस क्वेरी का कुछ भी फॉल्ट नहीं है, इसने तो अपना सारा का सारा रिकॉर्ड निकाल के किसको दे दिया, डॉलर क्वेरी को दे दिया। डॉलर क्वेरी जो मेरा रिजल्ट सेट है, जो मेरा रिजल्ट सेट है उसमें मेरा डेटा मल्टीपल स्टोर्ड है। तो इसमें जब मल्टीपल स्टोर है तो मतलब इस लाइन का तो कोई भी ड्रॉबैक नहीं है, इसको इस लाइन का कोई भी फॉल्ट नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ है कि जो मेरा फेच एसोसिएटिव जो फंक्शन है ये इस क्वेरी से एक ही रिकॉर्ड ले पा रहा है, मतलब इसको इंस्ट्रक्शन नहीं मिल पा रहा है कि यार मुझे सेकंड रिकॉर्ड भी लेकर के आना है।
इसने करा, एक रिकॉर्ड प्रिंट करके ये टर्मिनेट हो गया। अब हमको इसको इंस्ट्रक्शन देना है, हमको इसको इंस्ट्रक्शन देना कि भैया आप रुको मत, आप कब तक चलो जब तक कि इसके अंदर से सारा डेटा आप फेच नहीं कर लेते। तो ये जो इंस्ट्रक्शन देने का काम फॉर लूप नहीं करता है, फॉर ईच लूप नहीं करता है, कौन करता है? हमारा वाइल लूप। वाइल मतलब कब तक हमारा रिकॉर्ड चलना चाहिए, कब तक हमारा लूप चलेगा, जब तक कि इस क्वेरी से सारे रिकॉर्ड हमारे फेच नहीं हो जाते। दोस्तों, फॉर लूप और वाइल लूप में सबसे बड़ा डिफरेंस यही है कि फॉर लूप के अंदर हमको 3 कंडीशन देना पड़ती है। पहला हमको इनिशियलाइजेशन देना पड़ेगा। अब मुझे यही नहीं पता कि मुझे कहाँ से स्टार्ट करना है, ठीक है। दूसरा मुझे कंडीशन देना पड़ती है, मुझे कंडीशन ही नहीं पता कि मेरे डाटाबेस में कितने रिकॉर्ड है। और तीसरा मुझे इंक्रीमेंट करना है कि डिक्रीमेंट करना है। तो ये तीनों कंडीशंस हमारे इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं करती है, ठीक है। फॉर लूप एक नॉर्मली वे पे हम यूज़ करते हैं कि जैसे जब मुझे काउंटर वगैरह की रिक्वायरमेंट हो तब मैं फॉर लूप का यूज़ कर सकता हूँ। और वाइल लूप काउंटर के साथ साथ में इंस्ट्रक्शन भी फॉलो करता है। तो अगर मैं इस क्वेरी को, अगर मैं इस पूरे स्टेटमेंट को अगर मैं वाइल लूप में लिख दूँगा तो वाइल लूप क्या काम करेगा, वो इंस्ट्रक्शन देगा किसको, माइस्क्यूएल फेच एसोसिएटिव को, कि डॉलर क्वेरी से आप डाटा लो और कब तक लो, जब तक कि उसका 1 से लेकर के 5th रिकॉर्ड तक सारा डेटा मेरा प्रिंट ना हो जाए, तब तक आप चलते रहो। तो ऐसा करने के लिए मैं यहाँ पे क्या लगा देता हूँ, वाइल लूप लगा दिया मैंने यहाँ पे। जैसे मैंने वाइल लूप लगाया है ना, वाइल लूप लगाने के बाद जो भी मेरा जस्ट 1 सेकेंड ना, वाइल लूप लगा दिया, ठीक है। अब मैं इसको अंदर प्रिंट करके देख लेता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों ये दोनों चीज़ें वाइल लूप में आ चुकी हैं, इसको मैं जल्दी से अंदर प्रिंट करके देख लेता हूँ, ठीक है। तो अब हमको ये पता चल जाएगा ये वाइल लूप क्या करा, वाइल लूप कब तक चलेगा। वाइल लूप क्या करेगा, सबसे पहले तो माइस्क्यूएल फेचर को इंस्ट्रक्शन देगा कि आप डॉलर की वजह से पहला रिकॉर्ड लेके आओ, पहला रिकॉर्ड पूरा प्रिंट हो जाएगा, फिर वाइल लूप चलेगा, माइस्क्यूएल फेचर से सेकंड रिकॉर्ड लेकर के आएगा। ये कब तक रिकॉर्ड लेकर के आएगा, जब तक कि क्वेरी, ये जो वेरिएबल है जिसमें मैंने क्या कर रखा है कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का जो भी रिकॉर्ड है, मल्टीपल रिकॉर्ड है, वो डॉलर क्वेरी में स्टोर है। डॉलर क्वेरी हमारा रिजल्ट सेट है, उस रिजल्ट सेट से सारा रिकॉर्ड वाइल लूप फेच करके 1 बाय 1 क्या करता जाएगा, प्रिंट करता जाएगा। इसको एक बार हम रन करके देख लेते हैं, आपको बेटर वे पे समझ में आ जाएगा। और स्ट्रिंग टू अरे कन्वर्जेशन, ओके, इसको मुझे इको नहीं करना था क्योंकि मुझे यहाँ पे इसको करना पड़ेगा प्रिंट अंडरस्कोर आर, ठीक है। प्रिंट अंडरस्कोर आर करता हूँ मैं प्रिंट अंडरस्कोर आर, और वेरिएबल का नाम क्या है मेरे पास, डेटा, ठीक है। और इसके ऊपर मैं यहाँ पे प्री लगा देता हूँ ताकि वो थोड़ा सा अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। प्रिंट अंडरस्कोर आर में डॉलर डेटा, और जस्ट 1 सेकेंड, कुछ मिस्टेक हो चाहिए यहाँ पे, वाइल लूप थोड़ा सा मिसिंग हो गया था, ठीक है। वाइल्स हो गया यहाँ पे, इसको हमको वाइल लूप में लेना था, ठीक है, नो डाउट। तो वाइल लूप के अंदर मेरी कंडीशन हो गई, कंडीशन जब तक फॉल्स नहीं होगी तब तक हमारा लूप क्या होगा, चलता जाएगा। जिससे मेरी कंडीशन फॉल्स होगी तो हमारा इंटरप्रेटर जो रहेगा वो हमारा वाइल लूप के, कंट्रोलर जो रहेगा वो हमारा वाइल लूप के बाहर आ जाएगा, ठीक है। अब इसको एक बार हम रन करके दोस्तों आप देख रहे हो, बिल्कुल आपको आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, ये पहला रिकॉर्ड है, दूसरा रिकॉर्ड है, तीसरा रिकॉर्ड है, चौथा रिकॉर्ड है, और ये कौन सा रिकॉर्ड है हमारे पास, 5वां। तो मेरे पास ऑलमोस्ट कितने रिकॉर्ड आ चुके हैं, 5। अगर मेरे डाटाबेस में एक रिकॉर्ड और होता, अगर मेरा डाटाबेस में एक रिकॉर्ड और होता तो ये लूप कितनी बार चल जाता, मेरा 6 बार, ठीक है। दोस्तों आपको यहाँ पे वाइल लूप का मीनिंग समझ में आ गया होगा कि मैंने वाइल लूप क्यों लगाया। अब मैं चाहता हूँ कि जो मेरा रिकॉर्ड है वो मेरा इस टेबल के जो फॉर्मेट है, इस टेबल के अंदर डिस्प्ले होना चाहिए, ठीक है। अब हम वो भी समझ लेते हैं। अब दोस्तों सॉरी दोस्तों, अब आप देख रहे हो कि मैंने टेबल तो ऊपर लगा रखी, और जो मैंने यहाँ पे स्क्रिप्ट लगाई है वो मैंने नीचे लगाई है। अब मैं दोनों को कंबाइन कैसे करता हूँ, तो दोस्तों मैं आपको कंबाइन करना बताता हूँ, ठीक है। यहाँ तक जो मैंने यूज़ कर रखा है टेबल, ये यहाँ पे टेबल आपको ओपन करके रखना है, टेबल आप ओपन करना, टी हेड भी आप ओपन करना। अब मुझे नॉर्मली है ना रो बनाना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे बना लेता हूँ टी बॉडी। क्या बना लेता हूँ मैं यहाँ पे, टी बॉडी बना दिया मैंने, यहाँ पे टी बॉडी बना दिया। दोस्तों ये जो हमने टी बॉडी बनाया है इसके अंदर हम यहाँ पे एक रो बना लेते हैं, ठीक है। रो बना लिया, रो के अंदर क्या दे दिया हमने, यहाँ पे टीडी दे दिया। अब मुझे टीडी भी कितने लेना पड़ेंगे, कितने कॉलम है मेरे पास, 12, तो टीडी भी मुझे कितना लेना पड़ेगा यहाँ पे 12। तो टीडी को मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई करा है किससे, 12 से, तो मेरे पास कितनी टीडी हो गई है, 12, ठीक है। दोस्तों अब ये जो रो है, ये रो, अब इस रो को हमको कितना बनाना है,
ठीक है। तो मैटर करता है कि अभी मेरे पास डेटाबेस में कितना रिकॉर्ड है, मेरे पास डेटाबेस में अभी 5 रिकॉर्ड है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे 5 रो ले लूँगा, तो अगर मेरे पास एक रिकॉर्ड और आया, ठीक है, तो उसको फिर हम कैसे मैनेज करेंगे। तो हम चाहते हैं कि ये जो रो है, ये जो डाटाबेस का रिकॉर्ड है, ये तो अपडेशन होगा, ये बढ़ेगा और कम होगा, बढ़ेगा और कम होगा, मतलब ऐड होगा और डिलीट होगा, ऐड होगा और डिलीट होगा, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि हमारी जो रो है, ये रो हमारी डायनेमिक तरीके से काम करे, ठीक है। तो ये जो टी बॉडी है, इसको मैं यहाँ से रिमूव करके, इसको मैं यहाँ से रिमूव करके, ठीक है, इसको मैं यहाँ से रिमूव करके, दोस्तों आप बिल्कुल ध्यान से समझना इस चीज़ को, इसको मैंने रिमूव करके इस वाइल लूप के अंदर मैंने इसको पेस्ट कर दिया। कहाँ पे पेस्ट कर दिया मैंने इसको? वाइल लूप के अंदर, ठीक है। वाइल लूप के अंदर मैंने PHP को टर्मिनेट किया, अगेन मैंने PHP को यहाँ से स्टार्ट किया, ठीक है। और मैंने यहाँ पे क्या यूज़ करा है? उस टी बॉडी को, ठीक है। आप बिल्कुल ध्यान से समझना इस चीज़ को, मैं क्या करना चाहता हूँ, ठीक है। अब जो मेरी टेबल है, इस टेबल को हमको यहाँ पे क्लोज नहीं करना है, इस टेबल को हमको क्लोज करना है। इस टेबल को मतलब इस पूरे HTML पार्ट को हमको कहाँ पे क्लोज करना है? मेरी पूरी स्क्रिप्ट फिनिश हो उसके बाद में, ठीक, क्लियर है। मतलब इसी HTML के अंदर, इसी HTML के पार्ट के अंदर मैंने स्क्रिप्ट को यूज़ कर दिया, नो डाउट, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अब क्या करना है कि देखो दोस्तों, ये जो मेरा वाइल लूप है, ये जितनी बार चलेगा उतनी बार मेरी ये रो रिपीट होती जाएगी। एक सेकंड, टी बॉडी को भी मुझे यहाँ लेने की ज़रूरत नहीं है, टी बॉडी के भी मुझे लूप में लेने की ज़रूरत नहीं है। तो टी बॉडी को मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, और टी बॉडी जो मैंने यहाँ पे क्लोज़ किया है, इस टी बॉडी को मैं यहाँ पे क्लोज़ नहीं करके, मैं यहाँ से रिमूव करके मैं उसको टेबल के ऊपर यहाँ पे क्या कर देता हूँ, है ना, पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब दोस्तों बिल्कुल ध्यान से समझना, थोड़ा सा मिनिमाइज कर देता हूँ उस कोड को, ठीक। अब दोस्तों, अब मैं आपको समझाता हूँ कि ये ऐसा मैंने क्यों करा है। ऐसा मैंने क्यों करा है, क्योंकि देखो दोस्तों, ये जो मेरी टेबल है, ये तो मेरा स्टैटिक डेटा है, ये तो हर बार मुझे इस फ्रंट एंड पे शो होगा। बट इसके नीचे का जो रिकॉर्ड है, ये जो रो बन के आएगी, ये रो मुझे मेरे रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग चाहिए। कि अगर मेरे पास 5 रिकॉर्ड है तो मुझे रो कितनी चाहिए? यहाँ पे 5। अगर मेरे पास 10 रिकॉर्ड है तो यहाँ पे मुझे रो कितनी चाहिए? 10। तो ये डिपेंड किस पे करता है? हमारे वाइल लूप पे। हमारा वाइल लूप कितनी बार चलेगा? जितनी बार क्वेरी में रिकॉर्ड रहेगा। क्वेरी में अगर रिकॉर्ड 10 है तो मुझे वाइल लूप कितनी बार चलाना है? 10 बार चलाना है। तो वाइल लूप अगर 10 बार चलेगा तो वाइल लूप के अंदर जो मैंने रो लिखी है, ये भी कितनी बार रिपीट हो जाएगी? 10 टाइम्स, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे इसको PHP को यहाँ पे मैंने बंद क्यों करा है? अब मैं आपको ये समझाता हूँ दोस्तों। ये हमारा क्लाइंट सर्वर रिलेशनशिप, कि अगर मैं PHP की स्क्रिप्ट के अंदर काम कर रहा हूँ, अगर मुझे PHP की स्क्रिप्ट के अंदर अगर मुझे TR टेबल यूज़ करना है, तो उसके 2 तरीके होते हैं, ठीक है। एक तो ये कि आप PHP को आप जैसे कि वाइल लूप आपका चल रहा है, वाइल लूप आपका काम करेगा, वाइल लूप आपका यहाँ से लेकर के कहाँ तक फिनिश हुए, वाइल लूप का स्कोप यहाँ से लेकर के यहाँ तक चलेगा, ठीक है। बट इसके बीच में मैंने PHP को बंद करके चालू क्यों करा, ये मैं आपको समझाता हूँ। कि जब मैं PHP की स्क्रिप्ट के अंदर काम करता हूँ, अगर मुझे HTML की रिक्वायरमेंट लगी, तो मुझे PHP को यहाँ पे थोड़ी देर के लिए टर्मिनेट करना पड़ेगा। टर्मिनेट करने का मतलब ये नहीं कि यहाँ पे वाइल लूप क्लोज हो गया, वाइल लूप का काम चलेगा। वाइल लूप क्या करेगा कि इस पूरे स्टेटमेंट को कब तक लूप में चलाएगा? जब तक कि मेरा क्वेरी से सारा रिकॉर्ड फेच नहीं हो जाता। एक बार और मैं आपको समझा देता हूँ कि जब मैं PHP स्क्रिप्ट के अंदर अगर मैं HTML यूज़ करता हूँ, तो आप PHP को थोड़ी देर के लिए आप टर्मिनेट कर दिया करो। क्यों? क्योंकि मैं उसको किसी इटरेशन के अंदर ले रहा हूँ। तो जब मेरा वाइल लूप चलेगा तो ये रो मेरा कितनी बार रिपीट होगी? जितनी बार मेरा वाइल लूप चलेगा, और जितनी बार वाइल लूप कितनी बार चलेगा? जितनी बार मेरा डाटाबेस में डाटा रिकॉर्ड रहेगा। क्वेरी में जब तक रिकॉर्ड रहेगा तब तक मेरा वाइल लूप एग्जीक्यूट होता जाएगा, ठीक है। तो ये वाइल लूप को मैंने यहाँ से स्टार्ट करा, वाइल लूप को मैंने यहाँ पे बंद कर दिया। मैंने बंद करने के लिए फिर मैंने PHP की यूज़ करा, क्योंकि ये मेरा HTML का पार्ट है और HTML फिनिश हो गया है। और फिर से अगर आपको PHP लगाना है तो आपको क्या लिखना पड़ेगा? PHP। अब दोस्तों आप बोलोगे केवल ब्रैकेट के लिए मैंने PHP क्यों लगाया? क्योंकि ब्रैकेट जो है वो किसके अंदर स्टार्ट है? PHP की स्क्रिप्ट के अंदर। PHP यहाँ से ओपन हो रही, यहाँ पे क्लोज हो रही, उसके अंदर अगर मेरा वाइल लूप का ब्रैकेट स्टार्ट है ना, तो यहाँ पर मुझे उसके ब्रैकेट को फिनिश भी कब करना पड़ेगा? PHP की स्क्रिप्ट के अंदर, ठीक है। तो ये कंसेप्ट होता है कि हमने TR को वाइल लूप के अंदर क्यों लिया है? क्योंकि हम चाहते हैं कि वाइल लूप जितनी बार चले उतनी बार मेरी रो क्या होना चाहिए? रिपीट होना चाहिए। अब मुझे यहाँ पे क्या प्रिंट करना है?
अब डॉलर डेटा को मुझे यहाँ पे लिखना है, तो डॉलर डेटा को अगर मैंने HTML की TD के अंदर लिखना है तो मुझे यहाँ पे PHP यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। तो जैसे मैंने यहाँ पे डॉलर डेटा लिखा तो सबसे पहले मुझे क्या प्रिंट करना है, ID प्रिंट करना है। तो कॉलम का नाम क्या है यहाँ पे ID, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया ID, यहाँ पर मेरी क्या प्रिंट हो जाएगी ID, ठीक है। उसको मैंने क्या लिखा यहाँ पे इको कर दिया, ठीक है। अब इसी को दोस्तों मुझे यहाँ पर भी प्रिंट करना है, तो यहाँ पर प्रिंट करना है तो मुझे PHP लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, इको, इको के बाद क्या लिखना पड़ेगा, डॉलर डेटा, और डॉलर डेटा के बाद क्या लिखना पड़ेगा, मुझे सेकंड कॉलम पे क्या प्रिंट करना है, सेकंड कॉलम पे क्या हमारा फर्स्ट नेम, और कॉलम का नाम क्या है मेरा यहाँ पे फर्स्ट नेम। तो मुझे यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, फर्स्ट नेम, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या मेंशन करा है, फर्स्ट अंडरस्कोर नेम, ठीक है। दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। जिससे कि मैं आपको ये प्रिंट करके बताता हूँ कि अब इसका आउटपुट क्या आएगा, इसका आउटपुट क्या आएगा, एक बार वो देख लेते हैं रिफ्रेश करके। देखो दोस्तों ID पे सारी ID आ चुकी है और नेम पे सारे के सारे नेम प्रिंट हो चुके हैं। अब मुझे सारी वैल्यू प्रिंट करना है तो उसको जल्दी से मैं अगेन कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। और मल्टी कर्सर प्रॉपर्टी का यूज़ करता हूँ, अल्टर दबाता हूँ, अल्टर दबाने के बाद जहाँ जहाँ पर मुझे पेस्ट करना है मैंने क्लिक करा और मैंने सब जगह पर क्या कर दिया, कंट्रोल भी कर दिया, ठीक है। अब फर्स्ट नेम के बाद मुझे अब क्या प्रिंट करना है, तो ये ओपन करके रखते हैं लास्ट नेम। तो यहाँ पर क्या लिखना है, लास्ट अंडरस्कोर नेम, वही कॉलम के नाम देना, क्योंकि ये जो फंक्शन था ये एसोसिएटिव फॉर्मेट में डाटा लेके आता है। मतलब आप की प्रिंट करोगे तो उसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली आपको प्रिंट करके दे देगा। फर्स्ट नेम हो गया, लास्ट नेम हो गया, उसके बाद क्या आ जाएगा यहाँ पे ईमेल आ जाएगा, ईमेल के बाद क्या आ जाएगा यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर आ जाएगा CNO, कॉन्टैक्ट नंबर के बाद एज आ जाएगी, एज के बारे में हम यहाँ पे एज लिख देते हैं। एज के बाद क्या आ जाएगा, जेंडर आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, जेंडर, ठीक है। एज के बाद जेंडर, जेंडर के बाद क्या आ जाएगी, सिटी। तो यहाँ पे क्या लिखा है हमने, सिटी लिखा है। सिटी के बाद क्या लिखा हमने यहाँ पे, हॉबी। तो यहाँ पर क्या लिखा हमने, हॉबी, ठीक है। हॉबी के बाद एड्रेस, तो यहाँ पे क्या प्रिंट करा मैंने, एड्रेस। और एड्रेस के बाद क्या रहेगा, पासवर्ड। तो यहाँ पे क्या प्रिंट हो जाएगा, पासवर्ड। और लास्ट में क्या आएगा आपका, क्रिएटेड डेट, क्रिएटेड अंडरस्कोर डेट। तो यहाँ पर क्या प्रिंट हो जाएगा, क्रिएटेड अंडरस्कोर डेट। अब जैसे मैं इसको रिफ्रेश करके देखता हूँ तो दोस्तों आप देख रहे हो कि डेटाबेस में कितने रिकॉर्ड है मेरे पास, 5। तो यहाँ पर मेरे पास कितने रिकॉर्ड आ गए, 5। अगर डाटाबेस में मैं एक रिकॉर्ड और ऐड कर देता हूँ मैन्युअली, ठीक है, मैं आपको करके बताता हूँ। यहाँ पे मैंने इंसर्ट पे क्लिक करा, अब मैं यहाँ पे मैन्युअली एक डेटा ऐड कर देता हूँ तो वो कि वही डेटा मेरा यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, शो हो जाएगा, ठीक है। एक बार मैं मैन्युअली, देखो ID तो हमको देना नहीं पड़ती, मैन्युअली फर्स्ट नेम दे दिया, फर्स्ट नेम दे दिया मैंने यहाँ पे सुरेश, कुछ भी नाम देते हैं, ठीक है। लास्ट नेम दे दिया मैंने सुरेश जैन, ठीक है। ईमेल ID दे दिया मैंने suresh@gmail.com, ठीक है। कॉन्टैक्ट नंबर मैंने अभी कुछ भी मैन्युअली दे दिया, एज दे दी मैंने 20, जेंडर दे दिया मैंने यहाँ पे मेल, सिटी दे दी मैंने यहाँ पे इंदौर, ठीक है। हॉबी दे दी मैंने यहाँ पे, हॉबी दे दी मैंने यहाँ पे सिंगिंग, है ना। और एड्रेस दे दिया, एड्रेस दे दिया मैंने यहाँ पे इंदौर, ठीक है। और पासवर्ड दे दिया मैंने यहाँ पे S12345 6, ठीक है। और जैसे ही मैं यहाँ पे उसको गो करता हूँ तो मेरा एक रिकॉर्ड मैन्युअली डाटाबेस में ऐड हो चुका है, ठीक है। इसको मैंने रजिस्ट्रेशन पेज से भी ऐड करके समझा रखा था, वहाँ से भी उसको चेक कर सकते हो। और जैसे मेरा एक और रिकॉर्ड डाटाबेस में आ चुका है, जिससे कि आप यहाँ पे देख रहे हो मेरे पास कितने रिकॉर्ड हो गए, 6। तो जैसे मैं मेरे पेज को रिलोड करता हूँ तो यहाँ पर मेरे पास कितने रिकॉर्ड हो जाएंगे, 6 रिकॉर्ड हो जाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों ये था हमारा कि डाटाबेस से हम डाटा को कैसे लेकर के आते हैं। ऊपर जल्दी से मैं यहाँ पे एक हेडिंग दे देता हूँ। तो जो मैंने टेबल वगैरह बना रखी है यहाँ पर मैं एक हेडिंग वगैरह शो कर देता हूँ। तो जो मेरा कंटेनर था, कंटेनर के अंदर मैंने टेबल के ऊपर यहाँ पर मैंने एक H3 टैग बना दिया है ना। यहाँ पे मैं सॉरी में एक डिव बना देता हूँ, डिव सही रहेगा, ठीक है। मैं आपको इसमें एक नई चीज़ समझाता हूँ कि मैंने डिव क्यों लिया है, ठीक है। डिव पे यहाँ पर मैंने हेडिंग दे दी, मैंने यहाँ पे शो ऑल यूज़र्स, सारे यूज़र्स के मैंने यहाँ पे हेडिंग दे दी। तो यहाँ पे डिव ऊपर देखो, यहाँ पे डिव प्रिंट हो गया, शो ऑल यूज़र। अब मैं चाहता हूँ कि इसको मुझे हाईलाइटेड करना है, तो हाईलाइटेड करने के लिए मैं यहाँ पे एक क्लास दे सकता हूँ। क्लास दे दी मैंने यहाँ पे, क्लास दे दी मैंने, इसका बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ बीजी सक्सेस। क्या दे दिया मैंने यहाँ पे, बीजी सक्सेस। तो इसका बैकग्राउंड कलर क्या हो जाएगा, बीजी सक्सेस, ठीक है। बीजी सक्सेस की जगह पर बीजी सक्सेस थोड़ा सा डार्क हो गया, बीजी इन्फो दे देते हैं, ठीक है। तो बैकग्राउंड कलर क्या हो जाएगा, इसका इन्फो हो जाएगा। और यहाँ पर मैं दे देता हूँ अलर्ट, है ना, और अलर्ट इन्फो। जस्ट 1 सेकंड में बीजी इन्फो नहीं दूंगा तो भी मेरा काम हो जाएगा। बैकग्राउंड कलर रहने दो, क्योंकि यहाँ पर मैंने 2 क्लास लगा रखी, एक लगा रखी मैंने अलर्ट। सबसे पहले हम ये चेक करते हैं अलर्ट क्या काम कर रही है, ठीक है। तो अलर्ट को मैं यहाँ पे शो करके देख लेता हूँ कि अलर्ट क्या काम करती है। अलर्ट ने कुछ नहीं करा, थोड़ी सी मार्जिन पेडिंग वगैरह थोड़ी सी मैनेज कर दी, ठीक है। अब मैं एक और क्लास यूज़ करता हूँ अलर्ट इन्फो।
जैसे मैंने यहाँ पे अलर्ट इन्फो यूज़ करा तो उसका जो बैकग्राउंड कलर क्या आ जाएगा, यहाँ पे अलर्ट इन्फो आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा, अगर आप ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक करना। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। ठीक है, ताकि कोई भी अगर मुझे फर्दर अपडेशन करना रहा तो मैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में वो अपडेशंस को फॉलो कर सकूँ। ठीक है, और दोस्तों इस वीडियो में मैंने काफ़ी सारी चीज़ें समझा दी आपको, जैसे कि मैंने आपको पूरा बूटस्ट्रैप बनाना बता दिया कि बूटस्ट्रैप से हम टेबल कैसे बनाते हैं, टेबल में कौन कौन सी क्लासेस कहाँ पे यूज़ करते हैं। ठीक है, माइस्क्यूएल के अंदर कनेक्शन कैसे बनाते हैं, सिलेक्ट स्टार फॉर्म क्या काम करती है, माइस्क्यूएल फेच अरे और माइस्क्यूएल फेच एसोसिएटिव में दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो मैं आपको अलग से भी बना के बता दूँ कि माइस्क्यूएल फेच अरे और माइस्क्यूएल फेच एसोसिएटिव में बेसिक डिफरेंस क्या। अगर आपको यहाँ पे लेंदी लग रहा है कि यार यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें एक मिक्स हो चुकी है, तो मैं उसके लिए आपको सेपरेट वीडियो बना के दे दूँगा। ठीक है, और दोस्तों ये मैंने वाइल लूप के अंदर टीआर को क्यों लिया है, ये मैंने टी बॉडी को यहाँ पे क्यों क्लोज करा है, ये आप समझना, एक बार आप उसको प्रैक्टिकली करना। और दोस्तों मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि बहुत जल्दी मेरी जो वेबसाइट है वो मैं अपलोड करने वाला हूँ। तो ये सारा सोर्स कोड आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। अभी मेरी वेबसाइट पे वर्क चल रहा है, इसलिए मैं भी आपको सोर्स कोड अवेलेबल नहीं करवा सकता हूँ, बट अभी आप थोड़ा सा मैनेज कर लो। बट बहुत ही जल्दी कम टाइम में मैं आपको मेरी वेबसाइट अपलोड करके दे दूँगा, वहाँ से आप मेरे सोर्स कोड को ईजिली डाउनलोड वगैरह कर सकते हो। ठीक है, तो दोस्तों ये चीज़ थी। ठीक है, आज का वीडियो हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। दोस्तों वीडियो स्टॉप करने से पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, आप इस वीडियो को शेयर कर देना। ठीक है, जिसको भी पीएचपी पढ़ना है, जिसको पीएचपी में कुछ डाउट्स वगैरह, तो आप उनको ये वीडियो लिंक आपको शेयर कर दो, ताकि वो भी इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकें। ठीक है दोस्तों, अभी इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। ओके, गुड बाय।